अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भिकारिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भीख का टोकरा लेके पहुंच गया डेवोस। डेवोस में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं वो आते हैं। ये अमीरों का खेल है। इसमें आपको कोई गरीब कंट्री का लीडर ऐसा सच मिलेगा नहीं, इक्का दुक्का के अलावा। लेकिन ये हर बार पहुंच जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के प्राइवेट जहाज़ में जाते हैं और पूरी कैबिनेट को लेके जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड डेवोस में इस वक्त बर्फ़बारी है, बहुत ज़बरदस्त सीन्स हैं। घूमने फिरने के लिए ये फैमिलियों को लेके चले गए हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को, और पूरी कैबिनेट को लेके। एक तो स्विट्ज़रलैंड महंगा, उसमें डेवोस एक बहुत महंगा इलाका, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब इजलास होता है तो बहुत ही ज़्यादा होटलों की घिचपिच होती है। मुझे याद है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो हमारे एनजीओ ने प्लान किया था कि हमें एक प्रोटेस्ट करना चाहिए इमरान खान के ख़िलाफ़ उधर डेवोस में। तो मैं गया था, हमारे साथ पूरी बस भर के हम गए थे जिनीवा से डेवोस। और डेवोस में इतनी सख्ती और इतना, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे ये रहेंगे अब कई दिन। अंदाज़ा लगाएं कि ऑलरेडी 2 दिन हो गए इनको पहुँचे हुए, और वहाँ पे ये क्या करेंगे। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able. ये आपने देख लिया, इनकी हर जगह एक ही स्पीच होती है कि हमें कुछ मदद करो, हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, फलान है ढुमकान है। लेकिन जाते प्राइवेट जहाज़ों में जाते हैं और 5 स्टार होटलों में रहते हैं और पूरा पूरा कैबिनेट लेके जाते हैं। अब एक मिसाल है कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप गया, उसका तो मेन मकसद था अपना बोर्ड ऑफ पीस जो अल्टरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के चक्कर में है, जो कि नेटो, G7, यूनाइटेड नेशन सबको रिप्लेस करेगी, उसके लिए गया था। फिर भी ना उसका वाइस प्रेसिडेंट साथ में था, ना इसका फॉरेन मिनिस्टर साथ में था। तो ये तो पूरी कैबिनेट लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको एक ही बात करनी होती है कि हमें भीख दें, सब कुछ करें। अब लोग वहाँ पे एक दूसरे के प्रेसिडेंटों से मिल रहे थे, हेड ऑफ स्टेट से मिल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO से मिल रहे थे। हमारे भाई साहब जो हैं वो बैठ गए IMF की डायरेक्टर के साथ, जबकि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि हमारे JF-17 के इतने जहाज़ बिक रहे हैं कि अगर हम 6 महीने के अंदर अंदर हम IMF से जान छुड़ा लेंगे। जबकि ये बैठ गए थे IMF के साथ कि भाई हमें डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में बैठना है तो $1 बिलियन उसको देने, हम कहाँ से दें। उसने कहा अपने कफील से बात करो सऊदी अरब से। तो अब सुना यही है कि सऊदी अरब इनके $1 बिलियन देगा। और ये मस्त मलंग चले जा रहे हैं। यहाँ पे आगे लगी हुई हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की खाली इकोनॉमी का हाल में बता दूं कि शहबाज शरीफ के 21 महीनों में पाकिस्तान का कर्जा 12,733 बिलियन रुपया बढ़ गया है। अंदाज़ा लगाएं कि नवंबर 2025 तक पाकिस्तान का कर्जा 12,733 बिलियन रुपया बढ़ गया है। केयरटेकर की गवर्नमेंट जब आई थी तो 64,810 बिलियन रुपया था कर्जा, अब ये 12,000 बिलियन बढ़ गया है। अजीज दोस्तों, इनको शर्म भी नहीं आती, इनको शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान ने 1996 में यूनाइटेड अरब इमारात से 1 साल के लिए $45 करोड़ का कर्जा लिया था। वो कर्जा अब तक वापस नहीं किया गया, 30 साल हो गए।
अब इमारात ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया है उसको 3% इंटरेस्ट पे दिया था, अब उस इंटरेस्ट को बढ़ा के 6.5% कर दिया है। और 2 साल रोल ओवर करने के लिए शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की है। सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है पाकिस्तान की दिसंबर के महीने की एक्सपोर्ट्स 19% गिर गई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 8% गिर गई है, 150 मिल बंद हो चुकी हैं और भी बंद हो रही हैं। नवंबर के महीने में 15% गिरी, दिसंबर के महीने में 19% गिरी। अब आप ये बताएं कि ये किस हिसाब से इस मुल्क को चला रहे, हमें समझ नहीं आ रही। मैं इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी कर दी है कि इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। ये हुकूमत का एक टट्टू है कामरान खान, ये कह रहा है, हुकूमत दिखा रही है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि द कंट्री है ना, जो मुल्क, वो अनइन्वेस्टेबल बन गया है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां खामोश हैं, सरमाया बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी रो रही है, चीख रही है, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ये है इस वक्त करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के दिहाने पे चला गया है। इस वक्त कराची में इतनी अफरा तफरी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कराची के लोग इतने परेशान हैं कि मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि कितना हाल बुरा है। ये जो गुल प्लाजा की आग थी, उस आग ने सारी पोलें खोल दी हैं। और ये है कि अब ये मुफ्ता इस्माइल हैं, ये कह रहे हैं कि कराची वाले समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मुहाजिरों को, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है और इसीलिए कराची में काम नहीं हो रहा। तो ये बात गलत है, क्योंकि वो कराची नहीं, कहीं भी काम नहीं करते। आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, जो कि उनका वोट बैंक है, उनके लिए इन्होंने क्या किया है, उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे। आप यकीन माने, इस पीपल्स पार्टी सरकार ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। कराची इस वक्त रो रहा है। और अगेन मैं कहूँगा कि कराची वालों की अपनी गलतियां हैं, वो बाहर ही नहीं निकलने को तैयार, वो कुछ करने को ही तैयार नहीं है आपस में। अब क्या है, देखें कराची वाले एक दूसरे की मदद को खड़े हो गए। अरे कब तक? बंद करो, इनका टैक्स देना बंद कर दो, कराची को जाम कर दो 4-5 दिन के लिए। घुटना टेक के ना आए तो बताना क्या करेंगे। बैठे हुए हो तुम लोग। एक है सलमान इकबाल मेमन, क्योंकि गुल प्लाजा में मेमनों की सबसे ज़्यादा दुकानें थी, मेमनों का मेन वो था। मैं जानता हूँ पर्सनली, जो इसके ठेकेदार हैं सारे। एक जावेद जापान वाला होता था मेमन, वो सारी दुकानें हैंडल करता था और बेच रहा था, और जब मैं मेयर था तो मैं जानता हूँ मेमनों की। तो सलमान इकबाल जो ARY का मालिक है, ARY टीवी चैनल का मालिक है, याद होगा आपको कि ARY अब्दुल रज़ाक याकूब सलमान इकबाल का चाचा था, और ये 4 भाई थे और इनके 4 बेटे थे, जिसमें ARY अब्दुल रज़ाक याकूब का कोई औलाद नहीं थी। अब वो गुजर गए। ARY गोल्ड केस, जरदारी के साथ इनके ऊपर गोल्ड स्मगलिंग का लंबा चौड़ा केस था। ARY कोनेटना केस, ऐसे कई केसेस हैं। आप ARY के घपलों को गूगल में सर्च करें, मिलेंगे। इस खानदान ने बड़ा इलीगल तरीकों से माल बनाया, आज ये ठेकेदार बना हुआ है। सलमान इकबाल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का इस वक्त चेयरमैन भी बना हुआ है। इसने आके कहा कि मैं 5 अरब रुपया कर्जा दूंगा गुल प्लाजा के लोगों को। ये सब बकवासियात हैं। देखिए कराची के लोग कितने हमदर्द हैं। गुल प्लाजा में तबाह होने वाले लोगों के लिए खाना लेके चले गए। अरे लानत भेजो, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होगे तो कुछ होगा। इस तरह एक दूसरे को खाना खिलाने से कब तक काम चलेगा। इस वक्त हर आदमी अपनी दुकान चमका रहा है, हर आदमी गुल प्लाजा को लेके कराची में इस वक्त अपना वो कर रहा है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, असेंबली में खड़े होकर। पीपल्स पार्टी का एक मेला है,
अब्दुल कादर पटेल। अब्दुल कादर पटेल है ना, ये लियारी गैंग वार का बड़ा किरदार है। उज़ैर डकैत और रहमान डकैत के साथ मिल के ये चीज़ें करता रहा है। क्रिमिनल गैंग्स का ये पॉलिटिशियन जो लीडर होता है ना, वो इनका प्रोटेक्टर था। एक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा था जो होम मिनिस्टर बना था, जिसने 200 से 2 लाख बंदूकों के लाइसेंस दिए थे उज़ैर डकैत को जब होम मिनिस्टर था, और कराची में एक दहशत फैलाई थी। धुरंधर पार्ट 2 में आप इन लोगों को देखेंगे, अब्दुल कादर पटेल को और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को। जैसे आपने जमील को देखा, जमील कैरेक्टर जो था वो नबील गबोल का कैरेक्टर राकेश बेदी जी ने किया था, जो ऐसे अब ये कैरेक्टर्स आएंगे। कादर पटेल पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए कह रहा है कि गुल प्लाजा है ना, वो अल्ताफ हुसैन के बॉडीगार्ड गोगा ने बनाई थी, और इसमें एक्सटेंशन भी इनके दौर में हुई। मैं उस पर भी डिटेल में आपको समझा सकता हूं कि गोगा नामी कोई अल्ताफ भाई का बॉडीगार्ड नहीं था। ठीक है, एमक्यूएम में गोगा था, लेकिन 92 के ऑपरेशन के शुरू में ही इसको उठा लिया था आर्मी ने, और इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम के मुकाबले पे भी अनाउंस की थी। गोगा वॉज ऑलवेज ISI's मैन। लेकिन सपोज सब एमक्यूएम ने किया, जमात इस्लामी ने किया, तुम लोग क्या कर रहे हो? 1988 से लेके अब तक सिवाय कुछ सालों के तुम लोग सिंध की गवर्नमेंट पर कब्जा किए बैठे हो। इस वक्त तो 18 साल से सिंध की गवर्नमेंट तुम्हारे पास है। अगर ये सब इलीगल चीजें थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे 18 साल से? गवर्नमेंट इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ इंडिया में देखो कई प्रोविंसेस में बुलडोजर चले गए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे थे? 18 साल से बैठे हो गवर्नमेंट में, मेयर तुम्हारा, सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम्हारा प्रेसिडेंट बैठा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर से लेकर सारी मिनिस्ट्रियां तुम्हारी हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? कादर पटेल को मैं बता दूं कि जिन जिन तारीखों में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, 88 में जब ये बिल बना है, 80 में शुरू करें, 80 में जब गुल प्लाजा बना है तो एमक्यूएम तो वजूद ही नहीं रखती थी। कराची का मेयर जमात इस्लामी का अब्दुल सत्तार अफगानी था, बाकी जियाउल हक की सरकार थी। 88 में तुम लोगों की बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, तुम लोगों का चीफ मिनिस्टर था कायम अली शाह, तब इसमें इलीगल एक्सटेंशन हुई। 98 में 86 में कराची के इलेक्शन होते हैं और म्यूनसिपलिटी के, और 87 में एमक्यूएम का पहला मेयर आया कराची में। 91 में उसका टेन्योर खत्म होता है, इलेक्शन नहीं होते। 93 में बेनजीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इलेक्शन कराने के बजाय फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी को एडमिनिस्ट्रेटर KMC का बना दिया, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर इलीगल बना दिया। तो जब 1998 में एक्सटेंशन हुआ, इलीगल फ्लोर डाला, तब ये फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी आपका कराची का मेयर था, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर। फिर 2003 में जब इसमें इलीगल एक्सटेंशन होती है तो जमात इस्लामी का मेयर था। आज ये सब चीजें छोड़ें कि आप किसके दौर में क्या हुआ, इसके दौर में ये हुआ। आज आप क्या कर रहे हो 18 साल से? जब कराची में अभी 2 साल पहले कराची में राशिद मिनास रोड पे एक मॉल में आग लगी थी, 10 आदमी जले थे। अच्छा, इस आग के पीछे भी एक कंस्पायरेसी थ्योरी चल रही है कि इसको ज़बरदस्ती आग लगाई गई थी, सारे गेट बंद कर दिए गए थे और अंदर केमिकल फेंक के आग लगाई गई थी, जिसकी वजह से आग इतनी तेज़ी से बढ़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग आग रही कि बुझ नहीं रही थी 2 दिन तक। क्योंकि इस बिल्डिंग की जगह पे एक मल्टी फ्लोर हाई राइज बिल्डिंग बनाने का प्लान है कुछ पॉलिटिशियंस का, जिसमें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों के लोग शामिल हैं। ये भी एक कंस्पायरेसी थ्योरी है। लेकिन एंड ऑफ द डे शैला रजा कह रही है न्यूजीलैंड में भी एक जगह आग लगी थी तो इतने लोग मर गए थे। ये न्यूजीलैंड से कंपेयर कर रहे हैं कराची को।
कराची वालों को दे क्या रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले तो दे रहे हैं। यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह में एक हल्का सा धुआं निकलता है, पूरी बिल्डिंग खाली करा लेते हैं। आपके पास 23 फायर फाइटर्स हैं, 23। ढाका जैसे शहर में 80 हैं। इनके पीपल्स पार्टी की इलीगल एम्प्लॉयमेंट का ये हाल होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब एम्प्लॉयमेंट अपने जियालों को देते हैं ना, तो क्वालिफाइड नहीं होते। फायर फाइटर के इनके पास वो स्पेशल वर्दियां नहीं है, स्पेशल हेलमेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो ये पैसा सारा जाता कहाँ है? जो पाकिस्तान का रिचेस्ट सिटी है, उससे ये जो इतना टैक्स लेते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा जाता कहाँ है? ढाका जैसे शहर में कराची से 3 गुना ज्यादा फायर फाइटिंग फैसिलिटीज हैं, 3 से 4 गुना ज्यादा। बाकी दुनिया को तो छोड़ें आप। तो शैला रजा कहती है 40-50 से लोग आग में मरते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा खानदान जल के मरे तो पूछूं कितनी बड़ी बात है। ताबिश हाशमी एक यूट्यूबर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपसे पीआईए नहीं चल रही थी तो आपने पीआईए प्राइवेटाइज कर दी ना, नीलाम करके। तो ऐसे ही कराची नहीं चल रहा आपसे, तो कराची को भी नीलाम करके प्राइवेटाइज कर दें, तो उससे ये है कि कम से कम कराची चलेगा। तो अजीज दोस्तों, ये इस सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं, ये इस सरकार की पोजीशन है इस वक्त। इस पे मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हंसी खिलवाड़ इन्होंने बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जिससे आप बकवासें करा लो, सियालकोट से, ये सियालकोट में पिज़्ज़ा हट के आउटलेट के ओपनिंग में गया, ओपनिंग कर ली, फोटो सेशन हो गया, सब कुछ हो गया, पब्लिसाइज हुआ। दूसरे दिन पिज़्ज़ा हट ने नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई साहब ये हमारा आउटलेट नहीं है, ये इलीगल आउटलेट है। इसी तरह करते हैं। जब सैलाब आता है तो बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सैलाब के लोगों के लिए जो कैंप बनाए होते हैं उसका दौरा करते हैं, तो रातों रात एक कैंप तैयार किया जाता है, वहाँ पे लोगों को लिटाया जाता है, बिठाया जाता है, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दौरा करके चले गए, कैंप उखाड़ दिया, ख़त्म भाई, ड्रामा ख़त्म। अजीज़ दोस्तों, ये इनका हाल है, और ये इस तरह पाकिस्तान चला रहे हैं कि मतलब मैं बताने से मुझे बताया नहीं जा सकता कि मैं क्या आपको बताऊं कि इनका क्या हाल है। जिस तरह ये इस वक्त बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कैसे चल रहा है यार ये मुल्क। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।